नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नियॉन इनसाइट्स में, जहां हम आपको जोड़ते हैं ताज़ा खबरों और ट्रेंड्स से। शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम भारत की स्वतंत्रता तक की एक लंबी और कह सकते हैं काफ़ी दिलचस्प यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये सफ़र देखिए करीब 350 साल पहले शुरू होता है, जब अंग्रेज़ यहाँ व्यापारी बनकर आए और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते वो शासक बन बैठे। और ये कहानी ख़त्म होती है 1947 में भारत की आज़ादी पर। इसमें वाकई कई कई उतार चढ़ाव रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये लगभग 350 सालों का इतिहास है और इसमें सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इसमें व्यापार है, राजनीति है, टकराव है, विद्रोह है और फिर आज़ादी की वो तीव्र इच्छा है, राष्ट्रवाद है। जी हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि उन मुख्य पड़ावों और उन हस्तियों पर ध्यान दें जिन्होंने इस लंबे संघर्ष को एक तरह से दिशा दी। तो शुरुआत करते हैं 1600 के दशक से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तब तो इरादा सिर्फ व्यापार का था, है ना? मतलब मसाले, रेशम, कपास, ये सब। मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली, सूरत में 1612 में पहली फैक्ट्री लगाई, फिर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, वहां अपने ठिकाने बना लिए। हाँ, शुरू में तो बिल्कुल यही था, विशुद्ध व्यापार। लेकिन देखिए, जैसे जैसे यहाँ का राजनीतिक माहौल बदला, खासकर मुगल सल्तनत जैसे जैसे कमजोर हुई, तो कंपनी की भूमिका भी बदलने लगी। वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो राजनीतिक दखल देने लगे। और इसमें 1757 की प्लासी की लड़ाई वो एक बहुत बड़ा मोड़ थी। उससे बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया। और फिर उसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसने तो उनकी सत्ता को और भी मजबूत कर दिया, पूरे उत्तर भारत में लगभग। अच्छा, और फिर उन्होंने वो नीतियां बनानी शुरू की जिनसे उनका साम्राज्य फैलता गया। जैसे वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, मतलब कि जिस राजा का अपना बेटा अपना वारिस नहीं है, उसका राज अंग्रेज हड़प लेंगे। जाहिर है इससे तो लोगों में गुस्सा बड़ा ही होगा। बहुत ज्यादा, बिल्कुल भड़का। और इसी गुस्से का, इसी असंतोष का नतीजा था 1857 का विद्रोह, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी। वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह तो आप कह सकते हैं तात्कालिक कारण बनी, एक चिंगारी जैसी थी, लेकिन असल वजह ज्यादा गहरी थी। आर्थिक शोषण हो रहा था, राजनीतिक नाइंसाफी थी, लोगों को लग रहा था कि उनकी संस्कृति में दखल दिया जा रहा है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कई नायक उभरे। हालांकि विद्रोह को काफी क्रूरता से दबा दिया गया, पर इसने एक काम किया, इसने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। और एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि 1858 में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। ये बड़ा बदलाव था। तो 1857 के बाद क्या विरोध का तरीका बदला? क्या वो ज्यादा संगठित हुआ? जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, INC। ये उसी दिशा में एक कदम था। हाँ बिल्कुल। अब विरोध ज्यादा संगठित होने लगा, राजनीतिक मंच तैयार होने लगे। कांग्रेस का बनना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, धार्मिक आधार पर। इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन, मतलब अपने देश की चीजें इस्तेमाल करो, और बॉयकॉट आंदोलन यानी विदेशी माल का बहिष्कार करो, इनको बहुत बल मिला। और फिर वो 1919 की घटना, जलियांवाला बाग, वो तो दिल दहला देने वाली थी। हाँ, वो तो एक काला दिन था भारतीय इतिहास में। अमृतसर में वो नरसंहार, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी आप कह सकते हैं निराशा और गुस्से के माहौल में महात्मा गांधी एक बड़ी राष्ट्रीय हस्ती के तौर पर उभरे। उनका तरीका बिल्कुल नया था, अहिंसा और सविनय अवज्ञा, मतलब बिना हिंसा किए शांति से सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करना। तो गांधी जी के आने के बाद आंदोलनों का स्वरूप ही बदल गया। उनके नेतृत्व में कौन से बड़े आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर असर डाला? देखिए, मुख्य रूप से दो बहुत बड़े आंदोलन थे। पहला असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 तक चला। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेजेस, अदालतें, इन सब का बहिष्कार किया। और फिर दूसरा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत तो उस प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई, नमक सत्याग्रह जिसे कहते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इस आंदोलन ने लाखों आम लोगों को, महिलाओं को, सबको आज़ादी की लड़ाई से सीधे तौर पर जोड़ दिया। लेकिन क्या सभी लोग गांधी जी के इस अहिंसक रास्ते से सहमत थे, या कुछ और भी धाराएं थीं, कुछ अलग सोच भी चल रही थी? हाँ बिल्कुल थी। हमेशा से अलग अलग विचार रहे।
एक तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जोशीले क्रांतिकारी थे। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए सशस्त्र संघर्ष करना होगा, बम और पिस्तौल की राजनीति। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे। वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो भारत से बाहर निकल गए। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए या आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज भी लोगों को याद है। आईएनए ने सीधे तौर पर जंग भले ही ना जीती हो, पर इसने ब्रिटिश सरकार के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया। और फिर 1942 में गांधी जी ने आखिरी बड़ा आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया। यह अंग्रेजों के लिए साफ संदेश था कि अब भारत छोड़ना ही होगा। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन खुद भी काफी कमजोर हो गया था युद्ध की वजह से। और इधर भारत में आईएनए के सिपाहियों पर जब लाल किले में मुकदमे चले और 1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, इन सब घटनाओं ने भी अंग्रेजों के जाने का रास्ता साफ कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, आर्थिक और सैन्य रूप से। और भारत में आईएनए मुकदमों के प्रति जो जन समर्थन दिखा और फिर रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, इसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब वो भारत पर सेना के बल पर भी राज नहीं कर सकते। तो हालात ऐसे बन गए थे कि उनके लिए भारत छोड़ना एक मजबूरी बन गया था। उन्हें जाना ही पड़ा। लेकिन जाते जाते वो देश को दो हिस्सों में बांट गए। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1947 का वो विभाजन बहुत बहुत दर्दनाक था। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए। आजादी मिली, पर एक भारी कीमत चुकाकर। और आखिरकार वो रात आई, 15 अगस्त 1947। आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या नियति से साक्षात्कार के साथ भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया। तो ये थी भारत की आज़ादी तक पहुंचने की एक झलक, एक बहुत लंबा, बहुत जटिल सफ़र, जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन भी थे, क्रांतिकारी रास्ते भी थे, राजनीतिक बातचीत भी थी और अनगिनत लोगों का त्याग और बलिदान भी शामिल था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक गुट या एक ही तरीके से नहीं मिली। ये कई धाराओं, कई विचारधाराओं, कई तरह के संघर्षों के मिलने का नतीजा थी। और आज शायद ये सोचने वाली बात है कि इतने विविध संघर्षों से, इतने बलिदानों से मिली इस आज़ादी के असल मायने क्या हैं, और आज के भारत के लिए इसकी विरासत क्या है, उसे हम कैसे सहेज रहे हैं। इस पर विचार करते रहना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नियॉन